चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। हम लोग शुरुआत कर चुके हैं स्वरों को पढ़ना, जिसके माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। आखिर किस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, स्वरों को कितने भागों में बांटा है, स्वर के किस किस नामों से जाना जाता है, स्वर कितने भाग में बांटने के बाद उन्हें क्या क्या कहा जाता है, आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। मुझे आशा है, अपेक्षा है आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐप पे देख रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका, और इन्हीं वाणियों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है निम्न आधार पर। देखो, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है, ओष्ठ के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जीभ की आकृति, जीभ के जो भाग है, कौन सा भाग काम करता है, उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, हवा नाक के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, तथा मुख द्वार खोलने के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो इतने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया है। आइए देखते हैं, एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए तो मेरे साथ शुरू करते हैं। आपकी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। तो मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्राकरण पे आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यानी परिभाषा की बात करें कि किसी भी स्वर में लगने वाले समय को ही क्या कहा जाता है, मात्रा काल। मतलब किसी स्वर का उच्चारण करते समय या बोलते समय जितना समय लग रहा है उसको उच्चारण काल कहा जाता है। इसके आधार पर भी प्रिय साथियों, तीन प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें ह्रस्व स्वर आ जाता है, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा आ जाता है प्लुप्त स्वर। कौन कौन से? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तीन प्रकार से। एक हो जाता है ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर, तथा तीसरा की बात करते हैं प्लुप्त स्वर। इस पर एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए आगे चर्चा को जारी रखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे हम आगे, यहाँ पर ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। तो ह्रस्व स्वर का प्रिय साथियों, इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है और मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर क्यों? क्योंकि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसको ही मूल स्वर कहा जाता है। और देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आपका अ आ जाता है, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हो जाता है? एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है, तथा इसको लघु स्वर भी कहा जाता है, जिसमें अ, ई, छोटा ऊ और ऋषि इसमें शामिल होते हैं। तो कुल मिला के कितने वर्ण होते हैं? इसमें 4 वर्ण होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। बिल्कुल, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से आधा समय लगता है। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगा जाता है उसे ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर आदि नामों से जाना जाता है, जो कि 4 है। कौन कौन से? अ, छोटा ई, छोटा ऊ तथा ऋषि। ये सारे साथियों ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर तथा लघु स्वर के नाम से जाने जाते हैं। अब दीर्घ स्वर को भी देखेंगे। तो जहां पर दीर्घ स्वर से आधा समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर के उच्चारण से आधा समय लगता है, उससे भी क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व यानी छोटा होता है। अब देखेंगे दीर्घ स्वर यानी द्विमात्रिक स्वर, क्योंकि उसका एक मात्रिक था, और या फिर इसको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। कुल स्वरों की संख्या 11 होती, जिसमें 4 आपके ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक तथा लघु या मूल स्वर हो चुके हैं। तो द्विमात्रिक जो शेष है वो द्विमात्रिक के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ सॉरी है ना, और यहाँ पर छोटा ए, बड़ा ए, औ और औ, ये सारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। साथियों, क्योंकि इसमें 2 मात्रा लगती है, इसलिए क्या लगता है? इन्हें द्विमात्रिक ही कहा जाता है। 2 मात्राओं का प्रयोग होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक। क्यों? क्योंकि देखोगे आप, छोटी ई और बड़ी ई, ये क्या हो गई? आपकी 2 मात्रा है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है?
द्विमात्रिक, क्योंकि ये बनता है बड़ी ई से निर्माण होता है। दीर्घ स्वरों की रचना में दो स्वरों को जोड़ने से होती है, इसलिए क्या कहा जाता है इनको? संयुक्त स्वर। क्यों? क्योंकि एक स्वर ये और एक स्वर ये, दोनों स्वर के मिलने से क्या हो जाता है? संयुक्त स्वर का निर्माण हो जाता है। जैसे देखिए आप आ का निर्माण अ प्लस अ से, ई का निर्माण कैसे होता है? ई प्लस ई, इस प्रकार से होता है। अ, ए और अ ओ को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्वरों के मेल से जिन स्वरों का निर्माण होता है वे क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। जैसे देखिए अ, ए, ओ और औ, इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। आगे देखेंगे। क्लास अच्छी लग रही तो लाइक का बटन दबाते जाना है और आगे की प्रक्रिया का पालन करते जाना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चर्चा को जारी रखते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर के भी दो भेद होते हैं। एक होता है एक सजातीय और दूसरा होता है विजातीय। सजातीय की बात करते हैं तो वे स्वर जो समान वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें सजातीय कहा जाता है, और वे स्वर जो असमान स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। जैसे आप बात करते हैं, आप यहाँ पर सजातीय में बात करते हैं, यहाँ पर आ का निर्माण कैसे होता है? अ प्लस अ, क्योंकि अ भी समान है और अ भी दोनों समान है। इसी प्रकार आपने देखा बड़ी ई में दो छोटी ई के मेल से बनता है तो ये दोनों समान है। इसी प्रकार ऊ का निर्माण भी दो छोटे ऊ से निर्माण होता है, इसीलिए इनको सजातीय स्वर का नाम दिया गया है। मुझे उम्मीद है, आशा है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब विजातीय की देख लेते हैं। तो विजातीय क्या होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विजातीय का एक नाम और होता है संधि स्वर। देखिए इसमें ए और औ चार वर्ण होते हैं। देखिए आपका ए का निर्माण कैसे होता है? अ प्लस ई से। अ अलग है और ई अलग स्वर है। असमान स्वरों के मेल से जिन स्वरों का निर्माण होता है उनको क्या कहा जाता है? विजातीय या फिर संधि स्वर कहा जाता है। इसके बाद ए को देखा तो अ प्लस ए से मिलकर बनता है। इसी प्रकार ओ की बात करते हैं तो अ प्लस ऊ से निर्मित होता है, क्योंकि यह अलग अलग समान है। अलग अलग असमान या अलग अलग स्वरों के मेल से जिन स्वरों का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? आपका विजातीय या फिर संधि स्वर। इसी प्रकार ओ को देखा तो अ प्लस ओ से निर्मित होता है, इसीलिए इन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। मुझे उम्मीद है, आशा है, जो मात्रा काल के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण किए थे तीन प्रकार से, जिसमें हमने देखा था ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में देखा हमने यहाँ पर क्या हो जाता है? ह्रस्व स्वर जिसमें सबसे कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर देखा। दीर्घ स्वर में जिसमें आपके लघु स्वर से या एक मात्रिक स्वर से दुगुना समय लगता है उच्चारित करते समय, उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसके भी दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से? एक होता सजातीय तथा दूसरा होता है विजातीय। सजातीय की बात करते हैं तो दो समान स्वरों के मेल से सजातीय स्वर का निर्माण होता है। जैसे आ, ई और उ, यानी आ बड़ी ई और बड़ा ऊ से, क्योंकि अ प्लस अ से आ का निर्माण होता है, ई प्लस ई से ई का, और उ प्लस उ से। ठीक इसी प्रकार विजातीय की बात करते हैं संधि, तो ये अलग अलग असमान स्वरों से मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें विजातीय या फिर संधि स्वर कहा जाता है। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट कीजिएगा क्लास के अंत में कि सर क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो इस सीरीज को लगातार आपके बीच में कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रिय साथियों। देखिए अब देखते हैं हम लोग प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर की परिभाषा ये होती है, देखिए सबसे छोटे स्वर कौन से होते हैं? आपके ह्रस्व स्वर। कौन से होते हैं? ह्रस्व। इससे बड़े कौन से हो जाते हैं? आपके दीर्घ स्वर। और इससे बड़े कौन से हो जाते हैं? प्लुप्त स्वर। तो इसकी परिभाषा कैसे बनती है? जहां पर ह्रस्व स्वर से तिगुना समय और दीर्घ स्वर से एक गुना ज्यादा समय लगता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर कहा जाता है। जैसे आपने देखा ये शब्द कौन सा? ओम। इसी प्रकार आपने देखा इस प्रकार के टेडी बियर कहीं भी देखते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर कहे जाएंगे। तो मात्रा काल के आधार पर या उच्चारण के आधार पर हमने स्वर के तीन भेद इसमें पढ़ लिए। ठीक है प्यारे साथियों, चर्चा को आगे जारी रखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं।
अब देखते हैं आगे। ओष्ठ या गोलाई के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। कि होठ की आकृति के आधार पर एक वृत्ताकार होता है तथा दूसरा होता है अवृत्ताकार। जहां पर होठों की आकृति गोल बनती है उसे वृत्ताकार कहा जाता है, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ की आकृति गोल नहीं बनती है उसे अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जैसे एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। वृत्ताकार का साथियों एक और नाम होता है व्रतमुखी स्वर या अव्रतमुखी। इसी प्रकार अवृत्ताकार की बात करते हैं तो इसे अव्रतमुखी स्वर भी कहा जाता है। आगे चर्चा को जारी रखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए वृत्ताकार या वृत्ताकार और या व्रतमुखी को क्या कहा जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारे ओष्ठ या होठ है उसकी आकृति यदि गोल होती है उसे वृत्ताकार या व्रतमुखी स्वर कहा जाता है। जैसे आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये चारों वर्ण साथियों वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। मुझे उम्मीद है आप देखेंगे इन स्वरों का उच्चारण करते समय आपकी होठ की आकृति बिल्कुल गोल हो जाएगी। देखो ऊ, ऊ, ओ, इस प्रकार से। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपके होठ की आकृति यदि गोल बनती है उसे वृत्ताकार स्वर कहा जाता है, और जब होठ ओष्ठ या होठ की आकृति गोल नहीं बनती है उसे अवृत्ताकार कहा जाता है। तो अवृत्ताकार की भी बात कर लेते हैं। अवृत्ताकार तो आपको बता ही चुका हूं मैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपके ओष्ठ की आकृति यदि गोल नहीं बनती या वृत्त के समान नहीं बनती उसे अवृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जैसे इसमें बात की जाए तो इसमें आपके आ जाते हैं स्वर। देखिए यहाँ पर अ, आ, ई तथा ई और ए और औ, ये स्वर साथियों अवृत्ताकार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ऋषि को क्यों नहीं शामिल किया गया है, तो आप ऋषि को अपवाद स्वरूप आप इसमें शामिल कर सकते हैं अवृत्ताकार में, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए तो चर्चा को आगे जारी रखते हैं, देखते हैं। चलिए अब देखते हैं जीभ के भाग के आधार पर, जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, जो आपकी जीभ है इसके देखिए इसका कौन सा भाग स्पर्श करता है, इसके आधार पर भी स्वरों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। अब इसको भी हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन कौन से होते हैं। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर तथा पश्च स्वर नामक 3 स्वर इसके आधार पर माने गए। अग्र स्वर की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपके जीभ का अग्र या आगे वाला भाग कार्य करता है या स्पर्श करता है या घर्षण करता है या उच्चारित करते समय उसमें कंपन उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, अग्रस्वर। अग्रस्वर के अंतर्गत माना जाए तो आपका छोटा ई आ जाता है, यहाँ पर गलत हो गया है, इसको याद करने की ट्रिक बता दूंगा। इसके साथ में बड़ी ई, ए और एनक, ये सारे चारों वर्ण अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्यारे साथियों मध्य स्वर। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग कार्य करता है या मध्य भाग घर्षण करता है उसे मध्य स्वर कहा जाता है, और उसके अंतर्गत केवल एक ही वर्ण आता है आपका अ। इसमें देखिए जो मध्य स्वर को एक और नाम दिया गया साथियों, यहाँ पर केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे केंद्रीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। जो अ है उसे केंद्रीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब पश्च स्वर की बात करते हैं तो जीभ का पिछला भाग कार्य करता होगा। जिस स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे आपका आ, उ, ओ और औ, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके पश्च स्वर। अब आपको याद करने का तरीका बताता हूं, आप जीवन भर नहीं भूलोगे। आप देखिए इस प्रकार से लिख दीजिए, मध्य, पश्च और अग्र। ठीक है,
चलिए अब देखो यहाँ पर शुरुआत हमेशा मध्य से करना। अ के बाद क्या आता है, आ आता है। इसके बाद दो वर्ण इधर चले जाओ, छोटी ई बड़ी ई। इसके बाद दो वर्ण इधर आ जाओ, दो वर्ण कौन से हो जाएंगे, उ और उ। इसके बाद दो वर्ण फिर बीच वाले को तो आप भूल जाओ, दो वर्ण इधर चले जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ए और एडी। इसके बाद शेष क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा ओ और औ। ये क्या कहलाते हैं आपके प्यारे साथियों, ये आपके अग्र स्वर और मध्य स्वर का एक कंसेप्ट होता है, जो उम्मीद है आशा है आपको ये चीजें आसानी से समझ में आएगी और लाभकारी सिद्ध होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, चर्चा को हम जारी रखते हैं। ठीक है, हमेशा शुरुआत कहाँ से करोगे, बीच से। इसके बाद एक वर्ण इधर, फिर दो वर्ण इधर हो गए, दो आपके इधर, फिर दो इधर, फिर दो इधर। इस प्रकार से आप अग्र स्वर मध्य स्वर का कंसेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। अब देखते हैं हवा नाक के आधार पर। जो आपकी नाक की हवा या मुख के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें एक हो जाता आपका अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अनुनासिक यानी नाक व मुख से दोनों से ध्वनि उच्चारित होती है, उसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अनुनासिक स्वर के अंतर्गत प्रिय साथियों आपका यहाँ पर आ जाता है, एक आ जाता है चंद्र बिंदु वाला और एक हो जाता आपका, एक चंद्र बिंदु वाले आ जाते हैं और एक अनुस्वर वाले वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है और एक और यहाँ पर अ के नीचे केवल बिंदी लगी, इसे क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो चंद्र बिंदु और अनुस्वार वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। अब इसके आधार पर दो भेद कहे थे, हवा मुख के आधार पर तो अनुनासिक तो देख लिया। अब निर्नुनासिक क्या कहलाता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। केवल मुख से ध्वनि बाहर निकलती, उसे क्या कहा जाता है, न्यूनानुसिक। तो इसके अंतर्गत जो कुछ भी उच्चारित है, केवल शुद्ध स्वर लिखे गए हैं, ये आपके न्यूनानुसिक के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि जहां पर मुख से वायु बाहर निकलती है, उसे न्यूनानुसिक स्वर कहा जाता है। मुझे उम्मीद है, आशा है आपको इससे अवश्य लाभ मिला होगा। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको थोड़ा फास्ट क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की परीक्षा आ रखी है और परीक्षा आने के कारण समय पर तैयारी करने में समस्या होती है। इसलिए मैं आपके बीच में थोड़ा थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग मुख द्वार खोलने के आधार पर। मुख द्वार खोलने के आधार पर चार प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, यानी जो मुख का जबड़ा है, इसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें देखेंगे संवृत, विवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। ये सारे बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चार प्रकार से मुख द्वार खोलने के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए तो आइए प्यारे साथियों, संवृत स्वर, संवृत स्वर की बात करते हैं। तो आपका जो मुख है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय संवृत मतलब कम, बहुत कम, ना के बराबर मुख खुलता है, उसे संवृत स्वर कहा जाता है। जैसे ई, उ और उ, ये चारों वर्ण किसके अंतर्गत आ जाएंगे साथियों, ये आ जाएंगे आपके संवृत स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। मुंह सबसे कम खुलता है, तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ और बड़ा उ संवृत स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। अब विवृत स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो आपके मुख का द्वार है सबसे ज्यादा खुलता है, उसे विवृत स्वर कहा जाता है। और यह केवल एक ही वर्ण है, वो कौन सा है आपका, आ। कौन सा है, आ। अब देखेंगे आप इसको याद करने का तरीका। इसको याद करने का तरीका यह है साथियों, संवृत स्वर के अंतर्गत आप यहाँ पर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ और बड़ा उ रख सकते हैं, और विवृत में आ को रखा जाता है। अब अर्ध संवृत और अर्ध विवृत का भी कंसेप्ट हम देख लेते हैं। अर्ध संवृत मतलब थोड़ा मुख, ज्यादा मुख खुलना वाला क्या कहलाता है, अर्ध स्वर। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर ए और औ,
ए और अ का उच्चारित होता है अर्ध संवृत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि हम देखा जाए तो अर्ध विवृत की बात करते हैं तो जहां पर मुख द्वार थोड़ा कम खुलता है उसे अर्ध विवृत कहा जाता है। इसके अंतर्गत अ आ जाता है, ए आ जाता है और औ आ जाता है। तो ये सारे साथियों यह मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार से वर्गीकरण किए गए थे। विवृत स्वर में देखा और सवृत स्वर में। सवृत स्वर में छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आपका अर्ध संवृत के अंतर्गत आ गया। और अर्ध विवृत के अंतर्गत देखा तो हमने आ को देखा। लेकिन अर्ध संवृत में भी आपका ए यानी ए, छोटा ए और ओ, ये किसके अंतर्गत आ गए? आपके अर्ध संवृत के अंतर्गत। अब बचे कौन से आपके? अनार का, एड़ी का और औरत का। ये सारे वर्ण किसके अंतर्गत आ गए? विवृत के अंतर्गत आ गए हैं। आइए चर्चा को आगे जारी रखेंगे हम। तो देखते हैं, मुझे उम्मीद है, आशा है आपको स्वरों का वर्गीकरण, स्वर समझ में आया होगा। अब देखो साथियों, कुछ स्वरों का वर्गीकरण या उच्चारण स्थान भी हम देख लेते हैं कि स्वर को कहाँ से उच्चारित किया जाता है। तो देखिए आप, सबसे पहले स्वरों का उच्चारण स्थान। तो स्वरों का उच्चारण स्थान आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखा होगा आपने, यहाँ पर कंठ। तो आपका अ और आ है वो किससे उच्चारित होता है? कंठ से उच्चारित होता है। इसके बाद देखा जाए तो ई किससे उच्चारित होता है? तालु से। किससे होता है? तालु से। इसके बाद ऋषि को देखा तो आपने मूर्धा से उच्चारित होता है। उ किससे उच्चारित होता है? ओष्ठ से। संयुक्त स्वर की बात करें तो ये कंठ तालव्य से होते हैं। और देखेंगे आप, ये क्या हो जाता है? कंठ ओष्ठ से। इसी प्रकार अनुस्वर किससे उच्चारित होते हैं? कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसी प्रकार आप बात करते हैं विसर्ग की, तो जो अह वाला भाग है इसको उष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है और कंठ से कुछ रगड़कर ध्वनि बाहर निकलती है, इसलिए इसको विसर्ग कहा जाता है। अब एक एक पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। व्यंजन की क्लास कल रहेगी आपकी। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि वर्णों का निर्माण किस प्रकार से होता है। आइए देखते हैं। अ देखा आपने, यहाँ पर सारे स्वरों को लिख देता हूं मैं, फिर आपको उच्चारित करने का तरीका बताऊंगा। थोड़ा दूर लिखा जाए यहाँ पर। चलो, अब ये अ और किससे बोले जाते हैं? आपके दोनों कंठ से। किससे बोले जाते हैं? कंठ से। क्यों? क्योंकि अ कंठ से बोला जाता है। इसी प्रकार ई किससे बोला जाता है? तालु से। जब छोटा ई तालु से बोला जाता है तो बड़ा ई भी तालु से बोला जाएगा। छोटा ऊ किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। ओष्ठ की आकृति गोल होती है। जब छोटा ऊ ओष्ठ से बोला जाता है तो बड़ा भाई भी उसी पर चले जाएगा। लेकिन ऋषि का कंसेप्ट अलग है, यह बोला जाता है मूर्धा से। अब यहाँ से ए का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो ए का निर्माण कैसे होता प्यारे साथियों? देखते हैं, अ प्लस ई से। किससे होता है? अ प्लस ई से मिलता बन जाता है। तो अ किससे बोला जाता है? कंठ से। ई किससे बोला जाता है? कंठ तालु से। तो ए किससे निर्मित होता है? कंठ तालु से बोला जाता है। जब छोटा ए कंठ तालु से बोला जाएगा तो बड़ा ए भी किससे बोला जाएगा? कंठ तालु से बोला जाएगा। इसी प्रकार ओ की बात करते हैं। अ किससे बनता है? ओ अ प्लस ऊ से। अ कंठ से बोला जाता है क्या? बिल्कुल। और ऊ किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। तो ओ किससे बोला जाएगा? कंठोष्ठ से। जब छोटा ओ कंठोष्ठ बोला जाएगा तो औ किससे बोला जाएगा? ये भी कंठोष्ठ से बोले जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है, अपेक्षा है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। साथियों, इन्हीं वाणियों के साथ मैं आज की क्लास को विराम दूंगा और आशा है आपको इस क्लास से अवश्य लाभ मिला होगा। क्लास अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।